नमस्कार दोस्तों, आपके अपने चैनल टीएससी ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। इसके पीछे क्लास में हम लोग उच्चारण के आधार पर या मात्रा में लगने वाले समय के आधार पर स्वरों के प्रकार पढ़े थे, जिसमें हमने आपको बताया था कि उच्चारण में पीछे तो बताया गया कि स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो स्वरों की संख्या बताई गई। उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर कितने प्रकार के स्वर होते हैं, हमने बताया आपको 3 प्रकार के। उसमें हमने 3 प्रकार कौन-कौन बताया, वो पीछे वाले क्लास में था, लेकिन एक बार दोहरान कर दिया जाए। उच्चारण या मात्रा के आधार पर स्वर के प्रकार, यहीं से चलना था क्लास। स्वर के प्रकार हमने बताया था कि उच्चारण या मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 बताया गया था। वो 3 कौन कौन थे, वो 3 बताया गया था। पहला आपको बताया गया था लघु स्वर, लघु या ह्रस्व, या इसी को एक मात्रिक बोला गया था, एक मात्रिक। और दूसरा जो प्रकार था, दूसरा जो था दीर्घ स्वर, या इसी को गुरु स्वर बोला गया, या इसी को द्विमात्रिक बोला गया, द्विमात्रिक स्वर, या इसी को संधि स्वर, आगे संयुक्त स्वर आदि के नाम से इसे हमने आपको इसके पहले वाले क्लास में बताया। तीसरा जो इसका प्रकार आया, हमने बताया पुलुत स्वर। हमने ये बताया कि लघु स्वरों की संख्या कितनी होती है या ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो लघु या ह्रस्व स्वरों की संख्या में हमने आपको बताया 4 होते हैं, और इसमें हमने आपको कितना बताया, इसकी संख्या 7 होती है। इसमें कौन कौन होता है, तो अ होता है, लघु ई होता है और री होता है। यही 4 होते हैं। बाकी जो स्वर 11 में से बचे वो इसके अंतर्गत आते हैं। उसमें कौन कौन हमने आपको बताया था, तो ये बताया था कि आप यहाँ इसको लिखेंगे क्या, अ, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ओ और औ, इतने ये 7 जो थे इसमें आते हैं। इसको फिर हमने 2 भाग में बांटा था। एक बताया था सजातीय स्वर और एक बताया था विजातीय। सजातीय स्वर को मूल दीर्घ स्वर, निम्नलिखित में मूल दीर्घ स्वर हैं, यही तीनों मूल दीर्घ स्वर हैं। मूल दीर्घ स्वर हैं, या इसी को सजातीय स्वर, और इसको हमने बताया था कि विजातीय स्वर है या संयुक्त स्वर है। यहाँ पुलुत स्वर में हमने कहा था कि इसका प्रयोग हम क्या करते हैं, किसी को पुकारने हेतु या उच्चारण हेतु हम ज्यादातर प्रयोग करते हैं। इससे ज्यादा इसमें समय लगता है। इसकी संख्या हमने आपको बता दी थी कि 8 होता है। इसकी संख्या हमने आपको बता दी थी 8 होता है। कौन कौन होता है, हमने कहा था कि 7 जो दीर्घ स्वर हैं वो, और प्लस एक आपका जो अ है यानी कि लघु स्वर, मिलाकर टोटल कितने 8 स्वर होते हैं। ये हमारे पिछले क्लास का था, ये हमने इसका दोहरान कर दिया। आगे बढ़ते हैं, अगला आधार उठाते हैं जीभ के भाग के आधार पर। जीभ के भाग के आधार पर बताने से पहले यहां से एक प्रश्न और बनता है। देखिएगा, आपसे पूछेगा विदेशी स्वर कौन से होते हैं, विदेशी स्वर। अब आज का क्लास यहीं से आरंभ होता है, ये तो पीछे बताए गए थे। आज का क्लास यहां से आरंभ होता है विदेशी स्वर, या इसी को क्या बोलते हैं, या आगत स्वर, या इसी का एक नाम और दिया जाता है, गृहीत स्वर। ये कितने होते हैं और हिंदी में कहां से आए। तो विदेशी स्वर आपको जैसे नाम से ही पता चल गया कि ये विदेश के यानी कि विदेश लैंग्वेज या भाषा से उत्पन्न किया गया या लिया गया स्वर है, जिसको हम हिंदी में प्रयोग करते हैं। उसकी संख्या कितनी है, तो 1 है। उसकी संख्या कितनी है, 1 है। वो कौन सा स्वर है, तो वो कौन सा स्वर है, अगर आपसे पूछा जाए कि वो कौन सा स्वर है, तो वो स्वर है आपका केवल और केवल एक, ये वाला अर्धचांद बिंदु होगा। यही होता है विदेशी स्वर या गृहीत स्वर। विदेशी स्वर या गृहीत स्वर इसी को बोला जाता है, विदेशी स्वर या गृहीत। विदेशी स्वर का मतलब है कि विदेशी भाषा, यानी कि अगर आप यहाँ से अगर आप पढ़ेंगे और किसी भी शब्द पे, जैसे हम कहें किसी भी शब्द पे अगर आप यहाँ इसको जानकारी इसका रख रहे हैं, तो आप देशज विदेशज जब शब्द पढ़ाया जाएगा, देशज विदेशज, तो अगर आप किसी भी शब्द पे ये मात्रा का प्रयोग हुआ है
तो वो शब्द क्या होगा, विदेशी शब्द होगा। वे शब्द क्या होंगे, तो विदेशी शब्द होंगे। इस बात को याद रखिएगा, इस बात को याद रखिएगा, विदेशी। जैसे हम इसका उदाहरण लिख दें, जैसे हम कहें कि डॉक्टर, डॉक्टर शब्द जो है ये कैसा है, देशज है या विदेशज है, तो इस पर जो लगा ये स्वर है यानी कि विदेशी स्वर है, आगत स्वर। इसको गृहीत क्यों कहा जाता है, क्योंकि हिंदी में इसको क्या किया गया है, ग्रहण किया गया है। तो इसको याद रखिएगा, विदेशी स्वर यही होते हैं, विदेशी स्वर यही होता है। आगे बढ़ते हैं। अब जीभ के भाग के आधार पर अगला आधार उठाते हैं, जीभ के भाग के आधार पर स्वरों के प्रकार। अगला प्रकार यानी कि दूसरा आधार बनाते हैं, जीभ के भाग के, जीभ के भाग के आधार पर, भाग के आधार पर, आधार पर स्वर के प्रकार, स्वर के प्रकार, प्रकार। आपसे पूछेगा कि जीभ के भाग के आधार पर बताइए स्वर कितने प्रकार के होते हैं। जीभ के भाग के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो आप उसको कह दीजिएगा कि 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। वो 3 प्रकार कौन कौन होता है वो लिख लेते हैं। पहला जो होता है, पहला प्रकार इसमें जो होता है अग्रस्वर, अग्रस्वर, अग्रस्वर। दूसरा जो प्रकार होता है मध्य स्वर, मध्य स्वर। तीसरा जो प्रकार होता है, तीसरा जो प्रकार होता है उसको क्या बोलते हैं, तो पश्च स्वर, पश्च स्वर। अगर बात कही जाए जीभ की, अगर बात कही जाए जीभ की, तो जीभ कुछ इस तरह से बनता है। मान लीजिए ये हम लोगों का जीभ है, ये हम लोगों का जीभ है। ये जो आगे वाला भाग होता है इसी को क्या कहा जाता है, अग्र। क्या कहा जाएगा, अग्र भाग। और ये जो ये वाला जो भाग है इसको हम क्या बोलेंगे, मध्य भाग बोलेंगे। और ये जो भाग होगा यानी किसी को हम क्या बोलते हैं, पश्च भाग बोलते हैं, पश्च भाग। ये जीभ है, मान लीजिए इसके आगे वाला भाग क्या होगा, अग्र भाग होगा। बीच का जो भाग होगा उसी को हम मध्य कहेंगे, और पीछे का जो भाग होगा उसी को क्या कहेंगे, पश्च कहेंगे, पश्च कहेंगे। इतनी बात समझ में आ गई। जीभ के भाग के आधार पर अगर आपसे पूछे कि जीभ के भाग के आधार पर बताइए, जीभ के भाग के आधार पर बताइए स्वर कितने प्रकार के होते हैं, तो आप जवाब दीजिए 3 प्रकार के। कौन कौन, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर। अब अगर आपसे ये पूछा जाए कि अग्र स्वर हम कहते किसे हैं, अग्र स्वर हम कहते किसे हैं, अब इसका परिभाषा लिख रहे हैं। पहला हेडिंग डालेंगे अग्र स्वर, अग्र स्वर। अग्र स्वर कहते हम किसे हैं, इसको लिखते हैं। हम लिखेंगे वे स्वर वर्ण जिनका उच्चारण करते समय, लिखेंगे वे स्वर वर्ण, वे स्वर वर्ण जिनका उच्चारण करते समय, जिनका उच्चारण करते समय, उच्चारण करते समय, करते समय वे स्वर वर्ण जिनका उच्चारण करते समय जीभ का, जीभ का अग्रभाग, अग्रभाग या आगे का भाग कार्य करे, कार्य करे, उसे हम क्या कहते हैं, कार्य करे, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम अग्रस्वर कहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, अग्रस्वर कहते हैं। हम कह सकते हैं कि वो वे स्वर वर्ण जिनका उच्चारण करते समय जीभ का क्या करे, अग्रभाग कार्य करे, तो उसे हम क्या कहेंगे, अग्रस्वर कहेंगे, अग्रस्वर कहेंगे। अब इसमें हम देखते हैं कि अग्रस्वर के अंतर्गत कितने स्वर वर्ण रहते हैं। अग्रस्वर के अंतर्गत उदाहरण में आप देख लीजिएगा, उदाहरण कि में कितने स्वर हैं जिसको अग्र स्वर के कैटेगरी में रखा जाता है, अग्र स्वर के कैटेगरी में रखा जाता है। तो आपका पहला है अग्र स्वर के कैटेगरी में रखा जाता है। देखिएगा इसको अगर ध्यान पूर्वक देख लेंगे तो ये क्लियर हो जाएगा कि अग्र स्वर क्या है, मध्य स्वर का है और पश्च स्वर का है। अगर यहाँ बात कही जाए, यहाँ बात कही जाए कि यहाँ अग्र स्वर में कौन कौन आएंगे, तो आप अगर इसको याद रखना चाह रहे हैं, अभी तो नहीं, अभी फिलहाल हमारा परिभाषा क्लियर हुआ, इसका उदाहरण बताते हैं आपको, इसका उदाहरण बताते हैं पहले, उसके बाद क्लियर होगा इसका उदाहरण। इसके उदाहरण में कौन कौन आते हैं वो रखते हैं। देखिएगा पहला आपका आता है ई, पहला आपका आता है ई, फिर आता है बड़ी ई, फिर आता है ए ओ नहीं आएगा, ई, बड़ी ए और यहाँ एक री भी रख लीजिएगा, ई बड़ी री आएगा, ए आएगा और कौन आएगा, ए आएगा।
री भी रख लीजिए, यहाँ री आ जाएगा। आगे जब बढ़ेंगे, यही इतने वर्ण हैं जो कितने किस में आते हैं, तो अग्र स्वर में आते हैं। अगर इनकी संख्या आपसे पूछ ले कि अग्र स्वरों की संख्या बता दीजिए, इसकी अगर संख्या पूछ ले कि अग्र स्वर की संख्या बता दीजिए, अग्र स्वर की संख्या बता दीजिए, तो आपके सामने लिखा गया है ई और री, ए और ए, यानी कि 3 2 5। इनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या 5 होती है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रकार पर। अगला प्रकार है मध्य स्वर। अगला प्रकार जो आता है मध्य स्वर, यानी कि दूसरा जो प्रकार है मध्य स्वर। मध्य स्वर, मध्य स्वर हम कहते किसे हैं, तो आप कह सकते हैं वे वर्ण जिनके उच्चारण या जिनका उच्चारण करते समय जीभ हमारी समान अवस्था में बनी रहे। हम कह सकते हैं वे स्वर वर्ण, वे स्वर वर्ण जिनका उच्चारण करते समय, जिनका उच्चारण करते समय, जिनका उच्चारण करते समय, करते समय, जिनका उच्चारण करते समय जीभ समान अवस्था में बनी रहे, समान अवस्था में बनी रहे, अवस्था में बनी रहे, बनी रहे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, समान अवस्था में बनी रहे का मतलब यह है कि आपकी जीभ एकदम लेटी हुई रहेगी। आपकी जीभ क्या होगी, इस वर्ण का जब आप मध्य स्वर का उच्चारण करेंगे तो आपकी जीभ जो है एकदम लेटी रहेगी, उसी को हम क्या कहेंगे, मध्य स्वर कहेंगे। आगे इसके उदाहरण में देखते हैं कि मध्य स्वर की संख्या कितनी होती है। इसके उदाहरण में देखेंगे, उदाहरण में कि मध्य स्वर की संख्या कितनी होती है, तो केवल और केवल एक होती है, केवल और केवल एक होती है। इसके बारे में हमने बता दिया, ये अ है, अ का उच्चारण स्थान करेंगे, आप अ को उच्चारित करेंगे तो इसका उच्चारण स्थान तो कंठ होता है, लेकिन जीभ के भाग के आधार पर अगर देखा जाए तो इसको जब उच्चारित करेंगे तो आपकी जीभ क्या होगी, समान अवस्था में बनी रहेगी, एकदम लेटी हुई रहेगी। अ का उच्चारण करके देखेंगे तो जीभ एकदम लेटी हुई मिलेगी। आगे बढ़ेंगे, इसका अगर आपसे पूछ ले, इससे प्रश्न ये पूछ सकता है इसी को कौन सा वर्ण कहा जाता है, तो आप ऐसे लिख सकते हैं शहीद वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा, अ, शहीद वर्ण के नाम से भी जाना जाता है अ वर्ण। आगे जब बढ़ेंगे, अगला तीसरे प्रकार पर चलते हैं। तीसरा प्रकार इसका क्या था, जीभ के भाग के आधार पर तीसरा प्रकार जो था उसको हम क्या बोलते हैं, पश्च स्वर। पश्च स्वर, पश्च स्वर, पश्च स्वर। अब हम क्या कहेंगे, वे स्वर वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारे जीभ का पिछले का भाग काम करे। ऐसे कह सकते हैं वे स्वर वर्ण, वे स्वर वर्ण जिनका उच्चारण करते समय, जिनका उच्चारण करते समय, उच्चारण करते समय, उच्चारण करते समय जीभ का, जीभ का पिछला भाग कार्य करे, पिछला भाग कार्य करे, कार्य करे, उसे हम क्या कहते हैं, कार्य करे, उसे हम क्या कहते हैं, मध्य स्वर कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, पश्च स्वर कहते हैं। मध्य स्वर तो हमने आप ऊपर बता ही दिया, उसे हम क्या कहते हैं, पश्च स्वर कहते हैं। वे स्वर वर्ण जिनका उच्चारण करते समय जीभ का पिछला भाग कार्य करे, उसी को हम क्या कहते हैं, पश्च स्वर कहते हैं, पश्च स्वर कहते हैं। इसका उदाहरण आप लिखेंगे, उदाहरण में कौन कौन से वर्ण आते हैं। अब उदाहरण में कौन कौन आते हैं, तो आप पहले लिखिएगा लघु, उसके बाद दीर्घ उ, उसके बाद पहले तो आप लिख लीजिए लघु उ दीर्घ उ, इसके पहले आप लिख लीजिए आ, ये भी छूटा है, आ लघु उ दीर्घ उ, उसके बाद क्या आएगा, ओ आएगा, और क्या आएगा, औ आएगा, और क्या आएगा, औ आएगा। ये इतने हैं। अगर इसकी आपसे संख्या पूछ ले कि इसकी संख्या बता दीजिए कितना होता है, इसकी संख्या, पश्च स्वर की संख्या बता दीजिए, तो आपके सामने लिखा गया है ये भी कितने होते हैं, 5 होते हैं। ये भी कितने होते हैं, 5। यानी कि अग्र स्वर की संख्या और पश्च स्वर की संख्या समान होती है, यानी कि अग्र स्वर भी 5 होते हैं और पश्च स्वर भी 5 होते हैं। 10 हो गए, और एक ये होता है अ, कितने हो गए, 11 हो गए। अब बात चलती है कि याद हम कैसे करेंगे। ये तो हम परिभाषा दिए, इसके बारे में समझाएं। याद करने का तरीका यही बता दे रहे हैं, जहां हम प्रकार बताए थे यहीं पर बता दे रहे हैं। याद करने का तरीका क्या होता है, याद हम कैसे करेंगे। याद करने का तरीका ये होता है कि आप केवल और केवल एक को याद करिए, केवल और केवल मध्य स्वर को याद कर लीजिए अ,
अ को याद कर लीजिए। अब इस 3 के आकृति में जितने भी स्वर वर्ण बनेंगे उसको पश्च में रखिएगा, बाकी जो अतिरिक्त बता उसको कहाँ रख लीजिएगा, अग्र। जैसे 3 के आकृति में कौन सा बनेगा, तो आप अगर 3 अ तो बना ही लिए, अ के बाद कौन सा बनता है, तो एक आ बनता है, फिर 3 के आकृति में एक उ बनता है, फिर 3 के आकृति में एक दीर्घ उ बनता है, इन बनता है, फिर 3 के आकृति में एक ओ बनता है, और 3 के आकृति में क्या बनता है, औ बनता है। इतने लोग को कहाँ रख लीजिए, पश्च स्वर में रख लीजिए। तो पश्च स्वर में क्या रखेंगे, आ रखेंगे, उ रखेंगे, दीर्घ उ रखेंगे, ओ रखेंगे, और क्या रख देंगे, औ रख देंगे। ये हो गए पश्च स्वर, ये हो गए पश्च स्वर। अब जब आप पश्च स्वर क्लियर कर लिए, अब जब आप पश्च स्वर क्लियर कर लिए तो आप अग्र स्वर आराम से निकल जाएगा, अग्र स्वर आराम से निकल जाएगा। अब मध्य स्वर आप तो क्लियर कर ही लिए कि यह होता है, इसके समान 3 के समान जितनी आकृति या वर्ण की आकृति बनेगी उसे हम क्या रखेंगे, पश्च स्वर में रखेंगे, बाकी को उठाकर कहाँ रख देंगे, अग्र स्वर में। अब अग्र स्वर में कौन कौन बचा, तो आपका एक बचा ई, एक क्या बचा, दीर्घ ई, एक क्या बचा, री बचा, एक क्या बचा, ए बचा, और एक क्या बचा, अ बचा। इस तरह से आप याद कर सकते हैं, कुछ करना नहीं है, केवल और केवल आप केवल पश्च स्वर याद कर लीजिए, 3 के समान आकृति वाला पश्च स्वर याद कर लीजिए, और इसके बाद 3 के समान जितने भी आकृति होंगे, जितने भी आकृति वाले वर्ण होंगे उसको पश्च में रख लीजिएगा, और 3 के समान जितने वाले नहीं होंगे उसको कहाँ रख लीजिएगा, अग्र स्वर में रख लीजिएगा। यहां तक बात क्लियर हुई। और ये हमने जो नीचे इसका विवरण दिया, इसके परिभाषा को बताया, इसको समझाया, ये जान लीजिए केवल समझाने। तो आप आज के परीक्षाओं में परिभाषाओं से भी प्रश्न पूछता है कि निम्नलिखित में अग्र स्वर या अग्र स्वर का परिभाषा दे देगा और पूछ लेगा। तो आगे बढ़ेंगे, आगे ये तो था जीभ के भाग के आधार पर स्वरों के प्रकार। कितने थे, 3 प्रकार थे। जीभ के भाग के आधार पर स्वर कितने प्रकार के, तो 3 प्रकार के थे। अब आगे बढ़ेंगे, अब अगला आधार उठाएंगे, अब अगला उदाहरण या आधार उठाएंगे। इससे पहले अगर आपको हिंदी से डर लग रहा है, हिंदी से अगर आप डर लग रहा है, यहाँ वर्ण विचार से डर लग रहा है, तो जान लीजिए ये डरने वाली बात नहीं है, केवल इसका सामना करिए। सामना करना हो तो सामना करने के लिए अगर एक स्टेटमेंट दिया जाए, या कोई शायर था ना, वो क्या बोला कि वक्त के बहते दरिया में, वक्त के बहते दरिया में कुछ तो बाहें मारो तुम, जीत अगर मुमकिन नहीं तो लड़ते लड़ते हारो तुम। क्या हुआ, अगर मान लीजिए हमें नहीं आ रहा है तो हम वक्त के समय या समय के अनुसार मेहनत तो करेंगे। जीत अगर नामुमकिन है, जीत तो नामुमकिन होता नहीं है, मेहनत के ऊपर होता है कि आपकी जीत सुनिश्चित हो जाएगी। लेकिन जीत अगर नामुमकिन है तो लड़ते लड़ते जब हारेंगे तो उस हार से क्या मिलेगी, एक हमें सीख मिलेगी। इसी के आधार पर अगले प्रकार की ओर बढ़ते हैं। इससे डरने की बात नहीं है, इससे डरने की बात नहीं है। अगले प्रकार की ओर बढ़ेंगे, अगले आधार की ओर बढ़ेंगे। अगला आधार क्या कहता है, तो होष्टाकृत के आधार पर या होस्ट के आकृति के आधार पर। अगला जो तीसरा आधार बनेगा, होस्ट, होस्ट के आकृति के आधार पर, आकृति के आधार पर, के आधार पर स्वरों के प्रकार, आधार पर स्वर के प्रकार, स्वर के प्रकार। अगर आपसे पूछ ले कि होस्ट के आकृति पर आधार के स्वर, होस्ट के आकृति के आधार पर स्वर के प्रकार बताइए, तो आप बता दीजिएगा स्वर के प्रकार कितने होते हैं, 2 होते हैं। कितने होते हैं, 2 होते हैं। कौन कौन होता है, पहले नाम लिखते हैं। कौन कौन होता है, पहले नाम लिखते हैं। इसमें पहला होता है वृत्ताकार, वृत्ताकार स्वर, वृत्ताकार स्वर, इसी को क्या बोलते हैं, या एक नाम और दिया गया है वृत्तमुखी, वृत्तमुखी स्वर। कुछ स्वर वर्ण ऐसे होंगे जब उनका उच्चारण हम करेंगे तो उस होस्ट की आकृति जो होगी वो वृत्त के समान हो जाएगी, यानी कि गोल हो जाएगी। दूसरा जो प्रकार है अवृत्ताकार, उपसर्ग लगा दीजिए, अवृत्ताकार, अवृत्ताकार स्वर। और या इसी को क्या बोला जाता है, अवृत्तमुखी, अवृत्तमुखी स्वर, अवृत्तमुखी स्वर। ये 2 प्रकार हो गए। अब एक एक के बारे में समझने का काम करते हैं, एक एक के बारे में समझने का काम करते हैं। जैसे वृत्ताकार स्वर हम कहते किसे हैं, या वृत्तमुखी हम कहते किसे हैं। देखिएगा, जब हम किसी वर्ण का, ध्यानपूर्वक सुनिएगा, जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करेंगे, जब हम किसी वर्ण का उच्चारण करेंगे तो ये जो हमारा होठ है ये कैसा हो जाए, ऐसे गोल हो जाए।
यानी कि होठ की आकृति क्या हो जाए, होठ की आकृति जो है वो गोल हो जाए। होठ की आकृति यानी कि ओष्ठ की आकृति जो हो जाए, होठ या ओष्ठ की आकृति जो हो जाए इस तरह से, यानी कि गोल हो जाए, तो उसी को हम क्या कहेंगे, वृत्ताकार स्वर कहेंगे। और जब इसकी आकृति गोल नहीं होगी या वृत्त के समान नहीं होगा तो उसी को हम क्या कर देंगे, अवृत्ताकार। अ मतलब नहीं और वृत्तकार, वृत्ताकार मतलब वृत्त के समान न हो, तो उसी को हम क्या कहेंगे, अवृत्ताकार। अवृत्तमुखी, अ उपसर्ग जुटा हुआ, अ का मतलब नहीं, वृत्त मतलब गोल और मुखी मतलब मुख, आपका मुख गोल नहीं होगा, उसी को हम क्या कहेंगे, अवृत्तमुखी कहेंगे। यहाँ वृत्तमुखी मतलब वृत्त, मुख जो होगा वृत्त के समान हो जाएगा, उसी को हम क्या कहेंगे, वृत्ताकार स्वर कहेंगे। चलिएगा इसके बारे में इसके एक एक पहले परिभाषा लिखते हैं और उदाहरण देकर इसको समझाने का काम करते हैं। पहला आप हेडिंग डालिएगा, पहला इसमें हेडिंग डालिएगा, पहला हेडिंग क्या डालेंगे, वृत्ताकार स्वर। वृत्ताकार स्वर, वृत्ताकार स्वर या इसी को क्या बोलते हैं, वृत्तमुखी, वृत्तमुखी स्वर। वृत्ताकार स्वर या वृत्तमुखी स्वर, वृत्ताकार स्वर या वृत्तमुखी स्वर। अब इसका परिभाषा लिखेंगे, लिखेंगे वे वर्ड, वे स्वर वर्ण, वे स्वर वर्ण जिनका उच्चारण करते समय, जिनका उच्चारण करते समय, उच्चारण करते समय, करते समय, वे स्वर वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारे होठ की आकृति या हमारे होठ की आकृति या उच्चारण करते समय होठ की आकृति, होठ या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओष्ठ। होठ या ओष्ठ की आकृति, की आकृति क्या हो जाए, आकृति क्या हो जाए, आकृति गोल हो जाए, क्या हो जाए, गोल हो जाए, गोल हो जाता है, गोल हो जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम क्या कहेंगे, वृत्ताकार स्वर या वृत्तमुखी स्वर कहेंगे। उसे हम क्या कहेंगे, वृत्ताकार स्वर या वृत्तमुखी स्वर। अब बात आती है बाबू कि उदाहरण बता दीजिए, उदाहरण में कौन कौन स्वर यहाँ आएंगे। तो उदाहरण में स्वर की बात अगर कही जाए, उदाहरण में अगर स्वर की बात कही जाए कि उदाहरण में स्वर कौन कौन से आएंगे, तो आपको पता है होस्ट, वृत्ताकार या वृत्तमुखी या होस्ट वाले स्वर के कौन से हैं, जिनको ओष्ठ कहते हैं, जिनका उच्चारण स्थान ओष्ठ है। तो आप जानते हैं कि ऊ होता है और क्या होता है, दीर्घ ऊ है, ऊ होता है और दीर्घ ऊ होता है। और इसी के संयोग से या इसी के योग से दो वर्ण का और निर्माण किया जाता है, एक ओ होता है और एक क्या होता है, औ होता है। एक ओ होता है और एक क्या होता है, अ होता है। यानी कि वृत्ताकार स्वरों की संख्या अगर आपसे पूछ ले कि वृत्ताकार स्वरों की संख्या बता दीजिए, संख्या बता दीजिए कि कितनी संख्याएं हैं, तो आप कह दीजिएगा इनकी संख्याएं कितनी हैं, 4 हैं। वृत्ताकार स्वर या वृत्तमुखी स्वरों की संख्या कितनी है, तो इनकी संख्या कितनी बता दीजिएगा, 4 बता दीजिएगा। यही 4 हैं, उ और उ। आपको पता है कि इसका जब हम इसका निर्माण किए तो किसके निर्माण किए, अ प्लस उ से ही क्या बना है, ओ बना है। अ प्लस उ से ही ओ बना है, और जब अ प्लस उ से बना है ओ, तो इसका बड़ा भाई भी जहां भी रहेंगे अपने बड़े भाई के साथ ही रहेंगे, जहां भी रहेंगे अपने बड़े भाई के साथ ही रहेंगे। तो इनकी संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई। इसी को हम क्या कहते हैं, वृत्ताकार स्वर या वृत्तमुखी स्वर। बात यहां तक समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं, दूसरे प्रकार पे बढ़ते हैं। इसका दूसरा प्रकार जो था अवृत्ताकार स्वर, इसका दूसरा जो प्रकार था अवृत्ताकार स्वर। दूसरा प्रकार, दूसरा प्रकार अवृत्ताकार स्वर, अवृत्ताकार स्वर, अवृत्ताकार स्वर या इसी को कहते हैं अवृत्तमुखी स्वर, अवृत्तमुखी स्वर, अवृत्तमुखी स्वर। अब जितने भी स्वर वर्ण बचे वो सब क्या हैं, अवृत्तमुखी या अवृत्ताकार स्वर हैं। अगर आपका इससे परिभाषा पूछ ले कि इसका परिभाषा बताइए कि हम किसे कहते हैं, तो कहने के लिए इसका परिभाषा लिखेंगे, वे स्वर वर्ण जिनका उच्चारण करते समय, वे स्वर वर्ण, वे स्वर वर्ण जिनका उच्चारण करते समय, जिनका उच्चारण करते समय, जिनका उच्चारण करते समय ओठ गोल न हो या ओठ
ओठ, ओठ भी कहते हैं, ओठ भी कहते हैं, और इसे ओष्ठ भी कहा जाता है, ओष्ठ भी कहा जाता है। इतनी बात, एक ही शब्द को या एक ही अंग को कहा जाता है। ओठ कहते हैं, कुछ लोग होठ कहते हैं, कुछ लोग ओष्ठ कहते हैं। क्या हो जाए? गोल न हो, क्या हो? गोल न हो, न हो। उसी को हम क्या कहेंगे? उसी को हम क्या कहेंगे? उसी को अवृत्ताकार या अवृत्तमुखी स्वर कहेंगे, अवृत्ताकार या अवृत्तमुखी स्वर कहेंगे। अब इसके उदाहरण में बाबू कौन कौन से आएंगे? तो बाकी जितने भी बचे, इन चार को छोड़ दीजिए, बाकी जितने भी बचे इसी के अंतर्गत आएंगे। इसका उदाहरण लिखेगा, उदाहरण लिखेगा अवृत्त मुखी का उदाहरण लिखेगा। कौन कौन है? तो यहाँ अ लिखेगा, आ लिखेगा, ई लिखेगा, बड़ी ई लिखेगा, री लिखेगा, री लिखेगा, ए लिखेगा और ए लिखेगा, ए लिखेगा। चार निकल गए हैं 11 में से। कितने होंगे? तो ये 7 होंगे। 3 3 6 और 1 7 वर्ण हैं। कितने वर्ण हैं? 7 वर्ण। और ये सातों क्या हैं? तो अवृत्तमुखी या अवृत्ताकार स्वर है। ये अवृत्तमुखी या क्या है? अवृत्ताकार स्वर। तो हमने क्या बताया? होस्ट के आधार पर या होस्ट के आकृति या ओठ के आकृति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन? एक वृत्ताकार स्वर, एक अवृत्ताकार स्वर। वृत्ताकार स्वर को वृत्तमुखी स्वर के नाम से भी जाना जाता है और अवृत्ताकार स्वर को अवृत्तमुखी स्वर के नाम से भी जाना जाता है। वृत्ताकार स्वर में इनकी संख्या कितनी है? 4 है। और अवृत्ताकार स्वर की अगर आपसे संख्या पूछ ले या संख्या याद रखेंगे तो आप क्लियर कर लेंगे इसकी संख्या कितनी है? तो 7 है। और 7 और 4 टोटल कितने हैं स्वर? तो 11 होते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले आधार की ओर। ये हमारा कितना, कौन सा आधार था? पहला हमने आपको आधार बताया मात्रा या उच्चारण लगने में, दूसरा बताया जीभ के आधार भाग के आधार पर, तीसरा क्या हमने बताया? होस्ट के आकृति के आधार पर। अब अगले आधार पर बढ़ते हैं, मुखाकृति या मुख के आकृति के आधार पर। अगला सबसे इंपॉर्टेंट यही होता है जिसमें कंफ्यूजन ज्यादा उत्पन्न होता है, इसको दूर करने का काम कर रहे हैं। मुखाकृति अगला जो आधार बताएंगे, नंबर पहला बताएं क्या? पहला हमने मात्रा या उच्चारण में लगने वाले समय के आधार पर, दूसरा जीभ के भाग के आधार पर, तीसरा होठ के। अब चलेगा चौथा प्रकार, यानी कि चौथा आधार चलेगा। वो चौथा आधार क्या है? तो मुख के आकृति के आधार पर, मुख के आकृति के आधार पर, आकृति आकृति या ऐसे ही डायरेक्ट कह देगा आकृति के आधार पर, या डायरेक्ट ऐसे कह दे मुखाकृति, मुखाकृति के आधार पर, कृति के आधार पर स्वर के प्रकार, आधार पर स्वर के प्रकार, स्वर के प्रकार। अब आपसे पूछ ले कि मुखाकृति या मुख के आकृति के आधार पर, मुख के आकृति मतलब आपका मुख कहीं खुल जाएगा पूरा, कहीं बंद हो जाएगा, कहीं आधा बंद होगा तो कहीं पूरा बंद हो जाएगा, कहीं समान अवस्था में रहेगा, तो वही आकृति है। यानी कि मुख के आकृति या मुखाकृति के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो आप लिख लीजिएगा 4 प्रकार के होते हैं। वो 4 कौन कौन होते हैं उसके बारे में लिखते हैं। पहला जो होता है विवृत स्वर होता है, विवृत स्वर, विवृत स्वर। और जो दूसरा होता है, दूसरा जो होता है इसी में अर्ध लगा दीजिए, अर्ध विवृत, अर्ध विवृत स्वर, अर्ध विवृत, इसी में अर्ध लगा दीजिए, अर्ध विवृत स्वर हो जाएगा। तीसरा जो प्रकार आएगा, तीसरा जो प्रकार आएगा वो कौन सा होगा? संवृत स्वर। तीसरा जो प्रकार होगा वो कौन सा होगा? संवृत स्वर, संवृत स्वर। और चौथा जो प्रकार आएगा, चौथा इसमें जो आएगा उसी को इसी में अर्ध लगा दीजिए, अर्ध संवृत स्वर, अर्ध संवृत, संवृत स्वर, अर्ध संवृत स्वर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है आधार। यहाँ हम लोग क्या होते हैं, थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए आपको ट्रिक भी बताया जाएगा और आपको समझाने का ट्रिक कुछ नहीं होता है, ट्रिक नहीं होता है, केवल इसको समझ लीजिए। एक बार समझ लेंगे तो क्लियर। जैसे जीभ के भाग के आधार पर हम बताएं कि जीभ के भाग जो होते हैं उसके आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, वैसे मुख के आकृति के भाग के आधार पर अगर देखा जाए तो आप 4 प्रकार के पढ़ेंगे। विवृत स्वर पढ़ेंगे, अर्ध विवृत स्वर पढ़ेंगे, समृत स्वर पढ़ेंगे और अर्ध समृत स्वर पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं
अब एक एक के बारे में जानकारी लेते हुए, एक एक के बारे में जानकारी लेंगे और एक एक का परिभाषा लिखते हुए हम आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। अब पहला हेडिंग डालिएगा, पहला हेडिंग डालिएगा विवृत स्वर। विवृत स्वर कहते किसे हैं? विवृत स्वर कहते किसे हैं? अब देखिएगा, अगर आपसे ये पूछ ले विवृत शब्द का शाब्दिक अर्थ बताइए, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है खुलना, खुलना, खुलना। क्या खुलना? तो हमने अभी ऊपर बता दिया, मुखाकृति, मुखाकृति यानी मुख का आकार खुलना, यानी कि मुखाकृति के आधार पर स्वरों के प्रकार पढ़ रहे हैं, तो विवृत का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? खुलना। अब इसका परिभाषा लिखेंगे, इसका परिभाषा लिखेंगे, वे स्वर वर्ण, वे स्वर वर्ण, स्वर वर्ण जिनका उच्चारण करते समय, जिनका उच्चारण करते समय, उच्चारण करते समय, समय वे स्वर वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुख पूरा खुल जाए, खुल जाए, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम क्या कहेंगे? आप लिख सकते हैं, वे स्वर वर्ण जिनका उच्चारण करते समय मुख पूरा खुल जाए। यहां आप आगे एक लाइन और बढ़ा सकते हैं, उसे विवृत स्वर वर्ण कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? विवृत स्वर वर्ण कहते हैं। आपसे पूछेगा विवृत स्वर वर्ण कौन सा होता है? खुलना तो अर्थ हो गया। अब इसका उदाहरण हमको बता दीजिए कि विवृत स्वर वर्ण में कितने वर्ण आते हैं, तो आप इसमें उदाहरण लिख लीजिएगा। इसमें उदाहरण ये लिखेगा, उदाहरण विवृत स्वर वर्ण का उदाहरण, उदाहरण उदाहरण विवृत स्वर वर्ण का उदाहरण, विवृत स्वर वर्ण का उदाहरण में क्या आएगा उसको लिखते हैं। विवृत स्वर वर्ण के उदाहरण में क्या आएगा? तो एक ही वर्ण आता है, कौन सा? आ आता है। कौन सा आता है? आ आता है। एक ही स्वर वर्ण आता है, वो कौन सा आता है? आ आता है। एक ही स्वर वर्ण आता है, वो कौन सा होता है? उदाहरण। उदाहरण में आप देखिएगा, विवृत स्वर में हमने बताया कि शाब्दिक अर्थ क्या होता है? खुलना। वे स्वर वर्ण जिनका उच्चारण करते समय आपका मुख क्या हो जाए? पूरा खुल जाए, उसी को हम क्या कहते हैं? विवृत स्वर। इसके अंतर्गत कितने वर्ण आते हैं? तो केवल एक वर्ण आता है, जिसको आप पढ़े होंगे, दीर्घ आ आता है, दीर्घ आ आता है। आगे बढ़ेंगे अगले प्रकार की ओर। नंबर दो, नंबर दो था, इसी में अर्ध जोड़ना था। नंबर दो क्या था? अर्ध जोड़ना था। अर्ध विवृत, अर्ध विवृत स्वर, अर्ध विवृत स्वर। अब इसका परिभाषा लिखेंगे, अर्ध मतलब आधा, विवृत मतलब खुलना। यानी कि अगर इसका शाब्दिक अर्थ आपसे पूछ ले का अर्थ विवृत का शाब्दिक अर्थ बताइए, शाब्दिक अर्थ बता दीजिए, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो आप लिख दीजिए आधा खुलना, आधा खुलना, आधा खुलना। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? आधा खुलना होता है, आधा खुलना होता है। अब इसकी परिभाषा देखते हैं, इसे हम कहते किसे हैं? अर्ध विवृत स्वर हम कहते किसे हैं? ये दूसरा प्रकार है, मुखाकृति के आधार पर दूसरा प्रकार है। अब देखिएगा, लिखेंगे वे स्वर वर्ण, वे स्वर वर्ण जिनका उच्चारण करते समय, जिनका उच्चारण करते समय, उच्चारण करते समय मुख आधा खुले, आधा खुले। वे स्वर वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारा जो मुख है, हमारा भी आप रख सकते हैं कि हमारा मुख आधा खुले, उसे हम क्या कहते हैं? अर्ध विवृत स्वर कहते हैं, अर्ध विवृत स्वर कहते हैं। अब बाबू ये जानना होता है कि अर्ध विवृत स्वर में कौन कौन वर्ण आएंगे, अर्ध विवृत स्वर में कौन कौन वर्ण आएंगे, तो इसका उदाहरण लिख लीजिएगा, उदाहरण लिख लीजिएगा। यही सिर्फ आएंगे अर्ध विवृत स्वर में। अर्ध विवृत स्वर में कौन कौन वर्ण आएंगे, इसका उदाहरण लिखेंगे। अर्ध विवृत स्वर में कौन कौन वर्ण आएंगे, तो इसमें आएगा अ आएगा, ए आएगा और
औ आएगा। कौन कौन आएगा? अ आएगा, ए आएगा और औ आएगा। ये हो गए 3 वर्ण। किसके अंतर्गत आएंगे? तो अर्ध विपरीत स्वर के अंतर्गत आएंगे। किसके अंतर्गत आएंगे? तो अर्ध विपरीत स्वर के अंतर्गत आएंगे। यानी कि अर्ध विपरीत स्वरों की संख्या अगर आपसे पूछेगा तो 3 होता है। कौन होता है? एक अ होता है, एक ए होता है और एक क्या होता है? औ होता है। आगे जब बढ़ेंगे इसके तीसरे प्रकार पर बढ़ते हैं। इसका तीसरा प्रकार क्या कहता है? इसका तीसरा प्रकार तीसरा प्रकार है समवृत्त स्वर। समवृत्त स्वर किसे कहेंगे? इसका पहला शाब्दिक अर्थ समवृत्त स्वर का समवृत्त का शाब्दिक अर्थ आपसे पूछे कि इसका शाब्दिक अर्थ बता दीजिए। इसका शाब्दिक अर्थ बता दीजिए। तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है, जैसे उसका विपरीत का था खुलना, वैसे समवृत्त का शाब्दिक अर्थ होता है बंद। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बंद होता है या बंद होना होता है। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? बंद होता है। अब इसकी परिभाषा की बात कही जाए कि इसकी परिभाषा हम कैसे लिखेंगे? तो हम लिखेंगे वे स्वर वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारा मुख या मुख बंद हो जाए, या मुख जो है मुख क्या हो जाए? मुख बंद हो जाता है या हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे? समवृत्त स्वर वर्ण कहेंगे। वे स्वर वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारा मुख क्या हो जाए? बंद हो जाए, उसे हम क्या कहेंगे? समवृत्त स्वर वर्ण कहेंगे। इसके उदाहरण में लिखेगा कौन कौन आता है? तो ई आता है, बड़ी ई आता है, उ आता है, बड़ा उ आता है और री वर्ण आता है। और क्या आता है? री वर्ण। इसका उदाहरण लिख लीजिए। इसका उदाहरण इतने वर्ण हैं, किसके अंतर्गत आते हैं? इसके अंतर्गत आते हैं, तो आपके समवृत्त वर्ण के अंतर्गत आते हैं। समवृत्त वर्ण कौन कौन होता है? तो ई होता है, बड़ी ई होता है, उ होता है, बड़ा उ होता है और री होता है। आप जब इनका उच्चारण करेंगे तो आपका मुख कुछ बंद होने के आकार में होगा। अब एकदम से बंद नहीं हो जाएगा कि बंद हो जाए, लेकिन बंद होने के आकार में होगा। इसी को हम क्या कहेंगे? समवृत्त स्वर वर्ण कहेंगे। अगले प्रकार की ओर नंबर चौथा प्रकार जो होता है, चौथा प्रकार हम क्या कहेंगे? तो चौथा का हमने बताया, इसी में अर्ध जोड़ दीजिए, अर्ध समवृत्त स्वर। अब अर्ध समवृत्त का आपसे अगर इसका शाब्दिक अर्थ पूछे कि इसका शाब्दिक अर्थ बता दीजिए, तो इसका शाब्दिक अर्थ बहुत इजी है। शाब्दिक अर्थ क्या होगा? समान अवस्था। अर्ध समवृत्त का अर्थ होता है बंद होना, और अर्ध समवृत्त का अर्थ होता है समान अवस्था में रहे, यानी कि समान अवस्था में रहे। मुख क्या रहेगा? समान अवस्था में रहेगा। समान अवस्था में रहेगा, उसी को हम क्या कहेंगे? समान अवस्था में रहेगा, उसी को हम क्या कहेंगे? अर्ध समवृत्त स्वर कहेंगे। उसी को हम क्या कहेंगे? अर्ध समवृत्त स्वर कहेंगे। अब हम इसका परिभाषा लिखें तो हम लिखेंगे वे स्वर वर्ण जिनका उच्चारण करते समय हमारा मुख या मुख क्या रहे? समान अवस्था में रहे। मुख समान अवस्था में रहे, उसी को हम क्या कहते हैं? अवस्था में रहे, समान अवस्था में रहे, उसी को हम क्या कहेंगे? उसी को अर्ध समवृत्त स्वर वर्ण कहेंगे। उसी को हम क्या कहेंगे? अर्ध समवृत्त। अब इसमें छूटा क्या है वो देख लेते हैं। विपरीत में हमने आपको पढ़ाया, विपरीत में आ पढ़ा दिया, विपरीत में क्या पढ़ा दिया? कि आ होता है। उसके बाद हमने क्या बताया कि समवृत्त में कितने होते हैं? तो समवृत्त में हमने आपको बता दिया, ये बता दिया। अब छूटा क्या है उसको ध्यान देते हैं। यहां देखिएगा ई, बड़ी ई, उ, बड़ा उ, री किसके अंतर्गत आता है? समवृत्त में आता है। अब छूटा क्या है उसको देखते हैं। छूटा क्या है? अब इसका उदाहरण लिखेंगे। आप इसका उदाहरण लिखेंगे। इसका उदाहरण में लिखिएगा। इसके उदाहरण में दो छूटे वर्ण हैं। वो दो कौन कौन छूटे हैं वो लिखेगा। एक आपका छूटा है ये और एक छूटा है ओ।
ये दो वर्ड किसके अंतर्गत आ जाते हैं? वो आपके अर्ध समृद्ध स्वर के अंतर्गत आते हैं। वो आपके किसके अंतर्गत आते हैं? अर्ध समृद्ध के अंतर्गत आते हैं। ये थे मुख या मुखाकृत के आधार पर स्वरों के प्रकार। चार हमने बताया। क्या क्या बताया? हमने कहा एक होगा विपरीत स्वर, एक होगा विपरीत का अर्थ खुलना, अर्ध विपरीत आधा खुलना, समृद्ध का अर्थ बंद होना, अर्ध समृद्ध मतलब समान अवस्था में। आप ए का उच्चारण स्थान कर ए उच्चारित करिए ओ, आपका मुख समान अवस्था में रहेगा, ए ओ समान अवस्था में रहेगा। मुख का आकार होगा, होठ के आकार पे नहीं डिपेंड होता। आपका होठ यहाँ होगा, गोल होगा, लेकिन होठ नहीं बताया जा रहा है, केवल मुखाकृत के आधार पर बनाया जा रहा है। मुख के आकृति के आधार पर बताया गया चार प्रकार। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रकार की ओर बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रकार की ओर बढ़ते हैं। ये चौथा प्रकार था। आगे बढ़ते हैं, अगला आधार बनाएंगे आपका, अगला आधार बनाएंगे। अब जाति के आधार पर हमने तो बता दिया कि एक क्या होता है? सजाति होता है, एक विजाति होता है। जब आप दीर्घ स्वर पढ़ रहे थे तो आपको बताया गया कि एक क्या होता है? सजाति होता है, एक विजाति है जिसमें मूल दीर्घ होते हैं। उसे ऐसे आप पढ़ सकते हैं कि जाति के आधार पर स्वर के प्रकार आप पढ़ सकते हैं। अगला आधार बना सकते हैं, अगला आधार बना सकते हैं क्या? जाति के आधार पर, जाति के आधार पर स्वर के प्रकार, स्वर के प्रकार। जाति के आधार पर स्वर के प्रकार कितने होते हैं? तो दो होते हैं। कितने होते हैं? दो। आप पढ़ चुके हैं, ये इसका दोहरान है, लेकिन आधार आपको बताना पड़ेगा। वो दो कौन होता है? आप लिख सकते हैं पहला सजाति, सजातीय स्वर, सजातीय, सजातीय स्वर। दूसरा क्या होता है? दूसरा विजातीय स्वर, विजातीय, विजातीय स्वर। आप इसको पढ़ चुके हैं। उच्चारण और उच्चारण या मात्रा के आधार पर स्वर प्रकार जब हम पढ़ रहे थे तो वहां दीर्घ स्वर में हमने बताया कि सजातीय स्वर को ही क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है मूल दीर्घ स्वर। इसी को क्या कहा जाता है? मूल दीर्घ स्वर, मूल दीर्घ स्वर। और इसी को हमने आपको बताया था विजातीय स्वर को क्या कहा जाता है? संयुक्त स्वर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संयुक्त स्वर कहा जाता है। इसके बारे में हमने आपको बता दिया था, इसके बारे में हमने बता दिया था। इसकी संख्या, उदाहरण हम बता दे रहे हैं, उदाहरण हम बता दे रहे हैं कौन कौन होते हैं सजातीय स्वर और कौन कौन होते हैं मूल दीर्घ स्वर। अगर हम देखा जाए, अगर हम देखते हैं कि यहाँ मूल दीर्घ स्वर कौन कौन होते हैं, तो मूल दीर्घ स्वर में एक आ आएगा, एक दीर्घ ई आएगी और एक दीर्घ उ आएगा। यानी कि दीर्घ स्वर के अंतर्गत जितने आते हैं 7 आते हैं, 3 यहाँ हो गया, 4 कौन कौन बचे? तो आपका जो हो जाएगा, एक ए होगा, एक ऐ होगा, एक ओ होगा और एक क्या होगा? औ होगा। एक क्या होगा? औ होगा। ये आपके किसके आधार पर? तो जाति के आधार पर स्वरों के प्रकार। ये पहले पढ़ाए जा चुके हैं, इसलिए इसका परिभाषा अगर लिखना चाह रहे हैं तो समान जाति से मिलकर बने होने के कारण इसे क्या कहा जाता है? सजाति। और मूल दीर्घ क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो मूल स्वर होते हैं इसी का दीर्घ रूप है। अ का दीर्घ रूप आ है, ई का दीर्घ रूप बड़ी है, छोटा ऊ का या ह्रस्व ऊ का दीर्घ रूप क्या है? तो बड़ा ऊ है। ये आपके आधार हो गए। यानी किसके आधार पर? तो जाति के आधार पर स्वरों के प्रकार, जाति के आधार पर स्वरों के प्रकार। अगला चलते हैं, नाक या नासिक के आधार पर। नाक के आधार पर, नाक के आधार पर स्वरों के प्रकार में अगर आपसे पूछा जाए कि कितने होते हैं, तो एक नासिक होता है अनुनासिक, और एक क्या होता है? निरानुनासिक, जो मुख से बोला जाता है। वो आपके जानकारी के लिए सिर्फ इतना ही काफी है। क्या? नाक के आधार पर, नाक के आधार पर अगर हम देखें कि नाक के आधार पर स्वरों के प्रकार, ये भी लिख लीजिए, अगला हेडिंग डाल दीजिए। क्या? नाक के आधार पर, नाक के आधार पर, आधार पर, आधार पर स्वरों के प्रकार, आधार पर स्वरों के प्रकार। नाक के आधार पर स्वरों के प्रकार कितने होते हैं? तो आप लिख लीजिएगा 2 होते हैं। नाक के आधार पर स्वरों के प्रकार कितने होते हैं? तो 2 होते हैं। कौन कौन होते हैं? तो पहला आप लिखिएगा, नाक के आधार पर स्वरों के प्रकार 2 होते हैं। कौन होता है? पहला होता है नासिक, नासिक, या इसी को क्या बोलते हैं? अनुनासिक, नासिक। और दूसरा बोल सकते हैं, दूसरा प्रकार चलते हैं, या नहीं, दूसरा प्रकार क्या? निरानुनासिक, निरानुनासिक, निरानुनासिक। पहला क्या होता है? नासिक होता है, दूसरा क्या होता है? निरानुनासिक। नासिक में क्या होगा? वे वर्ड
जिनका उच्चारण करते समय इसमें केवल एक ही वर्ण आता है, जो और जो, मात्र और मात्र, केवल हिंदी में ही उस स्वर का प्रयोग किया जाता है। आप लोग उसको पढ़ते हैं, इसका हम केवल उदाहरण दे रहे हैं, केवल उदाहरण। आप इसको पढ़े होंगे, इसको क्या कहते हैं, तो चंद्र बिंदु कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, चंद्र बिंदु कहते हैं, चंद्र बिंदु कहते हैं या चंद्र बिंदु के नाम से जानते हैं। और इसका प्रयोग मात्र और मात्र, केवल और केवल हिंदी में किया जाता है, मूल भाषा यानी कि संस्कृत में नहीं। इसी को विकसित स्वर भी कहा जाता है। विकसित स्वर और विदेशी स्वर दोनों में अंतर है। विकसित स्वर ये है यानी कि हिंदी में इसका विकास किया गया है, इसको सिर्फ हिंदी में प्रयोग किया जाता है, इसको विकसित स्वर कहा जाता है और इसे चंद्र बिंदु के नाम से। और निरानुनासिक स्वर किसे कहते हैं, तो जिस स्वर का हम किससे उच्चारण करें, मुख से उच्चारण करें, केवल और केवल मुख से उच्चारण करें। जिस स्वर का केवल हम किससे करें उच्चारण, मुख से उच्चारण करें, मुख से उच्चारण करें, उच्चारण करें, उसी को हम क्या कहते हैं, निरानुनासिक कहते हैं। उसी को हम क्या कहते हैं, निरानुनासिक। इसके अंतर्गत कितने स्वर आते हैं, तो जितने आप स्वर पढ़े हैं यानी कि 11 स्वर, 11 स्वर इसी के अंतर्गत आते हैं। एक क्या होता है, नासिक के होता है, नासिक के होता है, और एक क्या होता है, निरानुनासिक होता है, निरानुनासिक। इसी को कहीं कहीं अनुनासिक भी बोला जाता है। हमने बोला ना, इसी नासिक को कहीं कहीं अनुनासिक बोला जाता है। इसके बाद आपके जो जितने भी स्वर से बनने वाले प्रश्न थे, सभी स्वर यानी कि स्वर विचार जो चल रहा था, वर्ण विचार में, वर्ण विचार के अंतर्गत, हम वर्ण विचार के अंतर्गत इसका पहला पार्ट, विचार के अंतर्गत पहला वर्ण के प्रकार हमने पढ़े। क्या पहला पढ़ा था, स्वर, और दूसरा हमने आपको बताया था व्यंजन। तो आज के इस क्लास में आपका स्वर जो है, ये स्वर जो हो गया पूरा हो गया, यानी कि स्वर जो हो गया वो क्या हो गया, समाप्त हो गया। ये स्वर क्या हो गया, समाप्त हो गया। स्वर की बात कही जाए तो स्वर आपका क्या हो गया, समाप्त हो गया है। अब अगली क्लास में हम व्यंजन वर्ण पर विचार करेंगे। स्वर आपका समाप्त हो गया है, अगली क्लास में हम व्यंजन वर्ण पर विचार करेंगे। व्यंजन वर्ण कहते किसे हैं, व्यंजन वर्ण की संख्या कितनी होती है, व्यंजन वर्ण के प्रकार कितने होते हैं, बाकी अगली क्लास में इसका बात चलेगा। ये स्वर आपका पूरा कंप्लीट हो गया। अगर स्वर से संबंधित किसी भी प्रकार का प्रश्न है तो आप कमेंट कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में जाइएगा, कमेंट करिएगा। जो भी प्रश्न आपके मन में उठ रहा है उस प्रश्न का आप प्रश्न करेंगे तो उसका जवाब दिया जाएगा। एक बच्चे ने एक प्रश्न किया था कि जो हिंदी जब यहाँ आई आरंभ में, हिंदी के पहले कौन सी भाषा आई थी, हिंदी के पहले जो संस्कृत आर्य लोग लेके आए थे तो उसके पहले कौन सी भाषा आई थी, कमेंट सेक्शन में आया था। तो उसका जवाब क्या था, तो प्राकृत थी। क्या थी, प्राकृत। यानी कि हिंदी के पहले या संस्कृत के पहले जो हमारे देश में चल रही थी वो कौन सी भाषा चल रही थी, प्राकृत चल रही थी। कमेंट सेक्शन में प्रश्न पूछा गया था, हम प्रश्न फिर से पढ़ दे रहे हैं। प्रश्न कुछ इस तरह का था, प्रश्न इस तरह का था कि संस्कृत भाषा से पहले कौन सी भाषा थी। प्रश्न ये था, संस्कृत भाषा से पहले कौन सी भाषा थी। उसमें ऑप्शन ए था पाली, ऑप्शन बी था मागधी, ऑप्शन सी था प्राकृत और ऑप्शन डी था हिंदी। तो आपका ऑप्शन सी जो होगा वो करेक्ट आंसर होगा, प्राकृत था, प्राकृत का ही रूप था। तो आगे आप किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न आपके मन में उठ रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और कमेंट भी करिए आपको ये क्लास कैसा लगा इसके बारे में करिए, और दिन रात एक कर दीजिए। सिलेक्शन पाने के लिए दिन और रात एक करना पड़ता है, बिना मेहनत का कोई चीज संभव नहीं है। आप अगर कोई बिजनेस कर रहे हैं, छोटा सा बिजनेस ले लीजिए, जो मोची करता है, चप्पल सिलने और जूता को पॉलिश करने का काम करता है, वो उसके लिए भी कंपटीशन हो गया, वो भी कंपटीशन कर रहा है। तो हमें तो नौकरी चाहिए, नौकरी के लिए तो कंपटीशन बनाना ही पड़ेगा और कंपटीशन में बैठना ही पड़ेगा। तो इसके लिए आपको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और इरादे क्या होने चाहिए, पक्के होने चाहिए। और एक प्रकार से आप एक जिद बना लीजिए, और जिद कैसा बना लीजिए, आप सफल होने के लिए जिद बना लीजिए। इसीलिए आपके लिए यहाँ होता है कि जिद क्या होती है, सफलता की होती है। अगर आप जिद बना लिए तो आप सफल हो जाएंगे। और हमारे चैनल यानी कि टीएससी ऑनलाइन क्लासेस को अगर आप अभी तक नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, बेल आइकन पे ऑल दबाइएगा, ताकि हम लोगों का कोई भी क्लास अपलोड किया जाएगा तो अपलोड करने का जो नोटिफिकेशन होगा आप तक पहुंच जाएगा। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा आपका ये क्लास कैसा लगा।
लाइक करिएगा, शेयर करिए। अपने नात बात हित दोस्त जितने भी हैं आपके सगे संबंधी जो फ्री में शिक्षा लेना चाहते हैं यार, फ्री में ये चल रहा है, ये जान लीजिए फ्री का चल रहा है। आराम से पढ़िए और आगे बढ़ेंगे। यही प्रश्न जितने भी बताए जा रहे हैं स्वर से संबंधित जितने भी, इसका हम प्रैक्टिस सेट ज्यों वर्ड विचार समाप्त होगा लेकर आएंगे। ठीक है, तब तक के लिए बड़ों का सम्मान करिए, माता पिता का सम्मान करिए, स्त्रियों का सम्मान करिए। और तब तक के लिए अगले वीडियो के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।